अब हम अपने स्केलेटन मसल के बच्चे एक स्केलेटन फाइबर के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये दिखने में कैसा होता है, एक मसल फाइबर हमारे स्केलेटल मसल का। तो यहाँ देखिए मैंने ये डायग्राम बना रखा है, ये हमारा एक मसल फाइबर का डायग्राम है। ठीक है, कैसा दिख रहा है बताओ ये? तो सर ये सिलेंड्रिकल दिख रहा है। सिलेंड्रिकल है, हाँ। क्या दिख रहा है बताओ? ये न्यूक्लियस है तो कैसा है? ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है। क्या कोई ब्रांचिंग दिख रही है इसमें? नहीं, अनब्रांच्ड। ठीक है, तो हमारा जो यानी समझ में आ गया कि जो मसल फाइबर होता है स्केलेटल मसल का, एक जो सिंगल मसल फाइबर होता है कैसा होता है? वो सिलेंड्रिकल होता है। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है और क्या है? अनब्रांच्ड है, कोई ब्रांचिंग नहीं है इसमें। ठीक, और इस मसल फाइबर की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है बच्चे, उसको हम बोलते हैं सार्कोलेमा। क्या बोलते हैं इसको? सार्कोलेमा। इट इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ योर मसल फाइबर। मसल फाइबर की सबसे बाहर वाली लेयर। ठीक, और क्या दिखेगा बताओ इसको? इसमें आपको ये जो हमारे मसल फाइबर का जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म को हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म जो है मसल फाइबर का, क्या बोल दिया इसको हम लोगों ने? सार्कोप्लाज्म। और इस सार्कोप्लाज्म के अंदर, मसल फाइबर का जो सार्कोप्लाज्म है उसके अंदर क्या दिखेगा आपको? बहुत सारे पैरेलली अरेंज, देख रहे हो ये फिलामेंट दिख रहे हैं आपको? ये पैरेलली अरेंज जो फिलामेंट दिख रहे हैं, इन पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट को हम बोलते हैं मायोफिब्रिल। क्या बोलते हैं? मायोफिब्रिल। यानी यहाँ तक के स्ट्रक्चर में आपको समझ में आ गया कि इस मसल फाइबर के अंदर अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो कौन है? आपकी ये मायोफिब्रिल। ठीक है, यानी अगर हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में समझना है तो अब हमें किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा? इस मायोफिब्रिल के बारे में बात करनी पड़ेगी। लेकिन उसके पहले अगर हम इस मसल की जो सार्कोलेमा है, मसल फाइबर का जो स्ट्रक्चर है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये जो हमारी मसल फाइबर है बच्चे, इसकी जो सार्कोलेमा होती है, इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है, ये कुछ इस तरीके से दिखेगी आपको। देखिए ये सार्कोलेमा हमारी है। ठीक, ये सार्कोलेमा क्या है? जगह जगह पे देख रहे हो इन्वेजिनेट कर रही है ऐसे, ये जगह जगह पर इन्वेजिनेट कर रही है। और ये जो इन्वेजिनेशन यहाँ पर हुआ है इसका, इसको हम बोलते हैं टी ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं इसको हम लोगों ने? टी ट्यूब्यूल। ठीक है, हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इस मसल फाइबर की, जो सेल है हमारी, इसके इन्वेजिनेशन क्या बोल दिया हमने? ये टी ट्यूब्यूल यहाँ पर बन गया। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पर ये टी ट्यूब्यूल, ये भी टी ट्यूब्यूल। और ये जो दो टी ट्यूब्यूल हैं इनके बीच में क्या दिख रहा है आपको? इनके बीच में ये जो है ना, देखो ये फिर ट्यूब्यूल्स आपको दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं एल ट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं? एल ट्यूब्यूल्स। और ये क्या हमारी सिस्टर नहीं, और ये ट्यूब्यूल सिस्टर नहीं, ये किसका पार्ट होती है? हमारा एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है वहां पर हम पढ़ते हैं ये सब चीजें, तो कि ट्यूब्यूल सिस्टर नहीं वेसिकल, सब किसके? हमारे कंपोनेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। यानी हमें समझ में आ गया कि ये जो टी ट्यूब्यूल और सिस्टर्नी के जो कंबाइंड से हमको दिख रहा है यहाँ पर, ये क्या है? हमारा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और मसल फाइबर का जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो हमारा जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है? इसका काम होता है यहाँ पर कैल्शियम आयन स्टोर करना। ठीक है, क्या कर रहा है ये? कैल्शियम आयन को स्टोर करता है। चलिए यहाँ तक हमें समझ में आ गया, यानी टी ट्यूब्यूल। और ये जो टी ट्यूब्यूल है इसका क्या काम होगा? तो अभी जब हम पढ़ेंगे बच्चे मसल कॉन्ट्रैक्शन की जब मैकेनिज्म आप देखोगे तो वहां पर आप देखोगे कि जो टी ट्यूब्यूल है ये इंपल्स के कंडक्शन में हेल्प करता है। ठीक, कैसे करता है मैं आपको समझाऊंगा आगे। ठीक है, तो इसके काम को भूल जाओ अभी आप, बस इतना समझिए कि इसका काम होगा इंपल्स कंडक्शन में हेल्प करना। कैसे कराएगा इंपल्स कंडक्शन में, कैसे हेल्प करेगा, वो सारी चीजें मैं आपको पूरी मैकेनिज्म के साथ समझाऊंगा अभी। यहां जहां तक बात करें एल टिब्यूल की, तो इस एल टिब्यूल का क्या काम दिख रहा है आपको? तो ये एल टिब्यूल जो है ये कहीं ना कहीं कैल्शियम आयन को स्टोर करवा रहा है इसके अंदर। ठीक है, एल टिब्यूल्स हैं यहाँ पर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना है इनसे, इससे क्या हो रहा है यहाँ पर? कैल्शियम आयन आप स्टोर कर रहे हो। तो एक बात और आती है यहाँ पर, देखो मैं लिखा हुआ है कैल्शियम पंप, इस पर क्या लगाया? जो एल टिब्यूल यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने आपको? कैल्शियम पंप यहाँ पर दिखाया हुआ है। अब बात ये आती है कि जो ये आपका जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो आपका एल टिब्यूल है, ठीक, इनका काम क्या बताओ? इनका काम है कैल्शियम आयन को स्टोर करना। और जब कैल्शियम आयन को ये स्टोर ही कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर पंप क्यों लगाना? अगर कैल्शियम को यहाँ से बाहर निकालना होगा तो कैल्शियम यहाँ पर स्टोर है तो मतलब उसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा है। कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा होगी? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी। ठीक, और जब यहाँ पर कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो फिर अगर किसी को हाई टू लो लेकर आना होता है तो वो तो डिफ्यूजन होता है, वो तो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। और पंप, कहीं ना कहीं पंप हम कहाँ लगाते हैं? मैंने बताया आपको, पंप लगाते हैं जहां पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना होता है। तो फिर यहाँ पर कैल्शियम पंप क्यों लगाया हम लोगों ने? क्यों नहीं सिंपल से चैनल लगा दिया? यहाँ पर कोई चैनल लगा देते, आराम से कैल्शियम बाहर आ जाता। तो इसके बारे में हमें डिस्कस करना है यहाँ पर। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी कब क्लियर होंगी? जब हम इस मैकेनिज्म के बारे में समझेंगे, कॉन्ट्रैक्शन होता कैसे है। वहां पर मैं समझ में आएगा कि टी ट्यूब्यूल कैसे कंडक्शन करा रहा है, एल ट्यूब्यूल ने जो कैल्शियम है स्टोर किया, यहाँ पर पंप क्यों लगाना पड़ा आपको। ठीक है,
तो पहले इन सब चीज़ों के बारे में हम लिख लेते हैं, क्या क्या हमने देखा। क्या देखा आपने बताओ कि मसल फाइबर के बारे में आपने देखा क्या क्या होता है इसके अंदर, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ठीक। और इसके साइटोप्लाज्म में जो यहाँ पर भरा भरा हुआ है, जो सार्कोप्लाज्म है इसका, इसमें क्या क्या मिलेगा आपको बताओ, प्रोटीन मिलेंगे आपको, मायोग्लोबिन दिखेगा। क्योंकि पता है कि मसल के अंदर जो ऑक्सीजन को बाइंड करने वाला जो पिगमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, मायोग्लोबिन। तो मायोग्लोबिन मिलेगा आपको, माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, जो एक सेल के पास पाया जाता है, क्योंकि भी एक सेल है, मसल फाइबर क्या है, मसल सेल है आपकी, तो जो एक सेल के पास होता है सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो क्या देखा हमने बताओ, स्केलेटन मसल फाइबर के बारे में क्या देखा हमने, कि जो स्केलेटन मसल का जो फाइबर होता है, स्केलेटन मसल फाइबर कैसे होते हैं, ये लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, अनब्रांच्ड और मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है, जैसा डायग्राम दिखा रहा था वही है। और अगर हम बात करें इसके अंदर क्या मिलेगा, इट्स सार्कोप्लाज्म, मतलब इसका साइटोप्लाज्म, इट कंटेन्स मैनी न्यूक्लियाई, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ठीक। ग्लाइकोजन होगा इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया होगी, ठीक है। यहाँ की जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसको हम बोलते हैं सार्कोसोम, सार्कोसोम, ठीक है। और प्रोटीन मिलेगा आपको, मायोग्लोबिन मिलेगा। और जहाँ तक प्रोटीन की बात है तो कोई नॉर्मल अमाउंट में प्रोटीन नहीं होता, हमारा जो मसल होती है ना, दे आर द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, है ना, दे आर द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। वहीं अगर हम बात करें टी ट्यूब्यूल की तो क्या बोलोगे, तो टी ट्यूब्यूल का काम क्या है, इट हेल्प इन इम्पल्स कंडक्शन, कैसे करेगा देखेंगे। और ये जो एल ट्यूब्यूल है ये क्या कर रहा है, इट इज द स्टोर ऑफ कैल्शियम आयन, ये स्टोर कर रहा है कैल्शियम आयन को, ठीक। और ये हमने सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात किया, इसका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या कर रहा है, इज स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन, ठीक है। और क्या है, ईच मसल फाइबर के बारे में अगर बात करें तो ईच मसल फाइबर इज मेड अप ऑफ पैरेलली अरेंज्ड मैनी मायोफिब्रिल, ठीक है, कई सारे फिलामेंट आपको दिखाई दिए हर मसल फाइबर के अंदर, वो भी पैरेलली अरेंज्ड है, और इन फिलामेंट को क्या बोलते हैं, मायोफिब्रिल, ठीक है, ठीक है। यानी अब हमें अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में जानना है तो इस मसल फाइबर के स्ट्रक्चर को पढ़ने के बाद हमें समझ में आ गया कि अब हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में कौन बता पाएगा, ये मायोफिब्रिल, ठीक है। तो अब इस मायोफिब्रिल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अपने मसल फाइबर के अंदर प्रेजेंट जो मायोफिब्रिल होती है बच्चे, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो आपने पैरेलली अरेंज बहुत सारी मायोफिब्रिल जो देखी थी एक मसल फाइबर के अंदर, अब इस एक मायोफिब्रिल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर हम मायोफिब्रिल का स्ट्रक्चर देखें बच्चे, तो मायोफिब्रिल के स्ट्रक्चर में हमें दो तरह के फिलामेंट देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से फिलामेंट है, तो ये देखिए, एक फिलामेंट ये हो गया, इस फिलामेंट को हम बोलते हैं थिन फिलामेंट, देखिए यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं थिन फिलामेंट। और दूसरा कौन सा फिलामेंट है जो आपको देखने को मिलेगा, दूसरा ये आपका हो गया, इसको आप बोलते हो थिक फिलामेंट, ठीक है। तो हमारे मायोफिब्रिल के अंदर क्या होते हैं, दो फिलामेंट, थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट, एक दूसरे के पैरेलली, देखो यहाँ पर ये इधर, ये यहाँ पर ये पैरेलली इसी तरीके से अरेंज होते हैं, थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट। और इन्हीं थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट के अरेंजमेंट से क्या बनेगा आपका, मायोफिब्रिल बनेगा। अब देखिए और क्या क्या देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो बच्चे कि ये जो थिन फिलामेंट, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा क्या आपका एक थिन फिलामेंट है। लेकिन इस थिन फिलामेंट का कुछ ऐसा भी पोर्शन है जिस पोर्शन में कौन आ रहा है आपका, ये थिक फिलामेंट ओवरलैप कर रहा है, देखो ये थिक फिलामेंट। तो थिन फिलामेंट तो यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन इस थिन फिलामेंट का केवल इतना रीजन, ये बीच वाला जो है, केवल इतने ही रीजन में आप देख रहे हो कि केवल केवल और केवल कौन प्रेजेंट है, थिन फिलामेंट प्रेजेंट है। और इसके इधर जाओगे तो इसके नीचे कौन मिलेगा आपको, थिक फिलामेंट, इसके इधर जाओगे तो भी थिक फिलामेंट। तो ये जो थिन फिलामेंट का वो रीजन जिसमें केवल और केवल थिन फिलामेंट ही पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं आई बैंड। देखो इसको, ये इसको मैंने क्या नाम दिया बताओ, आई बैंड। तो आई बैंड हमें समझ में आ गया और थिन फिलामेंट हमें समझ में आ गया। चलिए और बात कीजिए, और क्या होता है आई बैंड के अलावा, और क्या देखने को मिलेगा। तो ये जो थिक फिलामेंट है, देखो ये थिक फिलामेंट, ठीक है। तो इस मायोफिब्रिल के अंदर वो पोर्शन जहां पर पूरा का पूरा थिक फिलामेंट फैला हुआ है, तो जितने पोर्शन में पूरा का पूरा थिक फिलामेंट फैला होता है, उस पूरे पोर्शन को हम नाम दे देते हैं, क्या चीज, इस पूरे पोर्शन को हम नाम दे देते हैं ए बैंड। क्या बोल देते हैं इसको हम, ए बैंड, ठीक है। तो ये आपका ए बैंड हो गया, ठीक है, और ये आपका आई बैंड हो गया। चलिए दो चीजें हमें समझ में आ गई कि आई बैंड क्या होता है और ए बैंड क्या होता है। आई बैंड में कौन मिलेगा आपको, केवल और केवल थिन फिलामेंट दिखाई देगा आपको, देखिए। लेकिन ए बैंड में क्या हो रहा है, ए बैंड तो आपने वो ले लिया ना जिसमें पूरा का पूरा थिक फिलामेंट फैला हुआ है, यानी ए बैंड में आपको थिक फिलामेंट भी दिखाई देगा और इसके साथ साथ आपको थिन फिलामेंट भी दिखाई दे रहे हैं। देखो थिन फिलामेंट भी तो आ रहा है इसमें, इस पूरे बैंड में। तो ये हमें समझ में आ गया कि ए बैंड में क्या होगा आपका, थिन फिलामेंट भी होगा और थिक फिलामेंट भी होगा। आई बैंड में केवल और केवल क्या आएगा हमारा, इस आई बैंड में क्या है, केवल और केवल हमारे आई बैंड में थिन फिलामेंट है। चलिए और देखिए क्या क्या दिखेगा आपको यहाँ पर। ये जो आपका बच्चे जो थिन फिलामेंट होते हैं, देखो ये थिन फिलामेंट,
इस थिन फिलामेंट के बीचों बीच देख रहे हो, ये बीचों बीच एक डार्क इलास्टिक फाइबर पास कर रहा है। यहाँ पर ये जो डार्क इलास्टिक फाइबर है ये बीचों बीच पास करता है, किसके? थिन फिलामेंट के बीचों बीच पास करता है। और पास करता हुआ क्या कर रहा है, ये थिन फिलामेंट को बीचों बीच बाइसेक्ट करता हुआ पास कर रहा है, मतलब इसके बीचों बीच जा रहा है, यानी इसको बाइसेक्ट कर रहा है दो पार्ट में। और जो डार्क इलास्टिक फाइबर जो पास करता है थिन फिलामेंट के बीचों बीच, इस डार्क इलास्टिक फाइबर को हम बोलते हैं जेड लाइन। क्या बोलते हैं? जेड लाइन। यानी जेड लाइन क्या कर रही है, आपके थिन फिलामेंट को बाइसेक्ट कर दे रही है। इसको क्रांसिस मेम्ब्रेन भी बोलते हैं या फिर जेड लाइन बोलते हैं। चलिए और बात करते हैं, ये जो आपको ये थिक फिलामेंट दिख रहा है बच्चे, ये देखिए थिक फिलामेंट। इस थिक फिलामेंट के बीचों बीच भी देख रहे हो ये एक थिन यहाँ पर मेम्ब्रेनस फाइबर, थिन मेम्ब्रेनस फाइबर, ठीक, एक फाइब्रस मेम्ब्रेन, ठीक है, फाइब्रस मेम्ब्रेन, थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन यहाँ से पास कर रही है। और जो थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन यहाँ पर पास करती है एम लाइन के बीचों बीच, इसको हम बोलते हैं एम लाइन, ठीक है। ये जो थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन पास कर रही है आपके, थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन किसके? आपके किसके थ्रू? ए बैंड के बीचों बीच, ए बैंड के बीचों बीच जो पास कर रहा है, या फिर बोल सकते हो आप थिक फिलामेंट के बीचों बीच जो आपकी थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन पास करती है, इस थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन को हम नाम देते हैं एम लाइन। तो हमें समझ में आ गया एम लाइन क्या होता है, हमें समझ में आ गया जेड लाइन क्या होता है, हमें समझ में आ गया आई बैंड क्या होता है, हमें समझ में आ गया ए बैंड क्या होता है। चलिए और क्या क्या देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर। तो ये जो पूरा का पूरा आपका यहाँ पर ए बैंड है, देखिए ये क्या है बताओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा का पूरा ए बैंड है। और इस ए बैंड में थिक फिलामेंट भी आ रहा है और यहाँ तक देखो ये थिन फिलामेंट भी आ रहा है। लेकिन इस पूरे ए बैंड में एक छोटा सा रीजन देखो, ये बीच वाला, यहाँ पर कौन है, यहाँ पर केवल और केवल आपके थिक फिलामेंट आ रहे हैं। थिन फिलामेंट यहीं तक आकर रुक गए, यानी इस बीच वाले रीजन में थिन फिलामेंट नहीं होगा। तो ये जो ए बैंड है, ए बैंड का वो पोर्शन जिसमें थिन फिलामेंट नहीं होता है, थिन फिलामेंट ओवरलैप नहीं कर रहा, केवल इतने पोर्शन को, बीच वाले पोर्शन को हम बोलते हैं एच जोन। इस बीच वाले को क्या नाम देते हैं? इस बीच वाले पोर्शन को बोलते हैं एच जोन, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा देखो, ये पूरा का पूरा क्या है आपका, ये जो पूरा है ये ए बैंड है, और ए बैंड का बीचों बीच जहां पर क्या नहीं है, थिन फिलामेंट नहीं है, उतने को बोलोगे आप एच जोन, ठीक है। ये बात हमें समझ में आ गई। और देखते हैं क्या मिलेगा आपको यहाँ पर एक मायोफिब्रिल के अंदर, और क्या देखने को मिलेगा आपको बच्चे। तो ये जो मायोफिब्रिल आपको दिख रही है यहाँ पर, ये एक जेड लाइन हो गई और ये दूसरी जेड लाइन हो गई, और दो जेड लाइन के बीच में, ठीक है, दो सक्सेसिव जेड लाइन, ठीक है, दो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच का जो पोर्शन होता है, इतने पोर्शन को हम नाम देते हैं सार्कोमियर। क्या बोलते हैं इसको हम? सार्कोमियर, ठीक है। दो जेड लाइन के बीच का जो पोर्शन है सक्सेसिव जेड लाइन का, उसको हम बोलते हैं सार्कोमियर। अब बात ये आती है इस सार्कोमियर की क्यों इतनी इंपॉर्टेंस है, सार्कोमियर अलग से आपने क्यों नाम दिया। तो अभी जब हम मैकेनिज्म देखेंगे बच्चे मसल कॉन्ट्रैक्शन की, तो वहाँ पर आप देखोगे जो सबसे छोटी यूनिट है जो रेस्पॉन्सिबल है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, वो आपकी ये सार्कोमियर होती है, यहीं पर होता है ये, ठीक है। तो इस सार्कोमियर को हम बोलते हैं क्या, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्टाइल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ योर मसल, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल और फंक्शनल यूनिट कौन हो गई आपकी, मसल की, ये सार्कोमियर। और अगर कोई आपसे बोले कि एनाटॉमिकल यूनिट बताओ मसल की, तो वो कौन है, मसल फाइबर, देखा था हमने एनाटॉमिकल यूनिट, ठीक। तो इस तरीके से सार्कोमियर, और इसको क्यों हमने इतना इंपॉर्टेंस दिया, क्यों बोला कि ये कॉन्ट्रैक्टाइल और फंक्शनल यूनिट है, वो मैं आपको अभी जब मसल कॉन्ट्रैक्शन समझाऊंगा तो वहाँ मैं आपको दिखाऊंगा ये चीज़ें, ठीक है। चलिए, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि किस तरीके से हमारे मायोफिब्रिल के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी। अब देखिए, हमने अपनी स्केलेटल मसल को कई सारे नाम दिए थे। स्केलेटल मसल को आपने बोला था स्ट्राइएटेड मसल, ठीक है, आपने उसको एक नाम दिया था स्ट्राइएटेड मसल। अब स्केलेटल मसल को स्ट्राइएटेड मसल क्यों बोलते हैं हम, ठीक है, स्ट्राइएशन का मतलब क्या होता है। देखिए, तो जब आप इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे इस मायोफिब्रिल को, तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको यहाँ पर दो तरह के जोन देखने को मिलेंगे। एक तो वो जोन जिसके अंदर केवल और केवल थिन फिलामेंट है, जो कि आपका आई बैंड है, ठीक है, तो वो थोड़ा आपको लाइट कलर्ड दिखाई देगा। और वहीं उसके जस्ट बगल में कौन आएगा, आपका ए बैंड आएगा, ये पूरा ए बैंड आएगा, और ए बैंड में थिक फिलामेंट है, थिन फिलामेंट दोनों है, तो वो क्या मिलेगा आपको बताओ, वो डार्कली कलर दिखाई देगा, डार्क बैंड के फॉर्म में दिखाई देगा वो। तो एक आपको लाइट बैंड दिखाई देंगे जिसके अंदर केवल आई बैंड होगा, और जिसके जहाँ पर आपका जो ए बैंड वाला रीजन है वो आपको डार्क दिखाई देगा, डार्क, उसको बोलोगे आप डार्क बैंड, क्या बोलोगे आप उसको, डार्क।
और आई बैंड वाला रीजन कैसा दिखाई देगा आपको, लाइटली स्टेंड दिखाई देगा वो, ठीक। और इसी तरीके से कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि एक लाइट दिखेगा, फिर एक डार्क, फिर यहाँ पर लाइट, फिर डार्क, फिर लाइट, फिर डार्क, इसी तरीके से लाइट डार्क बैंड आपको देखने को मिलेंगे। किसके अंदर, एक मायोफिब्रिल के अंदर, किसकी, मसल फाइबर की मायोफिब्रिल में, ठीक। तो इस मसल फाइबर की जो मायोफिब्रिल है इसके अंदर ये जो लाइट डार्क का जो ये जो अल्टरनेट अरेंजमेंट है, इसी की वजह से हमारी जो स्केलेटल मसल होती हैं वो स्ट्राइएटेड दिखाई देती हैं। कैसे दिखाई देती हैं, वो स्ट्राइएशन देखने को मिलता है, लाइट डार्क बैंड देखने को मिलता है, इसलिए उसको बोलते हैं कि हमारी स्केलेटल मसल्स कैसी होती हैं, स्ट्राइएटेड मसल्स होती हैं, इसमें लाइट और डार्क बैंड दिखेंगे आपको, ठीक है, ठीक। तो इस मायोफिब्रिल में हमने सार्कोमियर के बारे में जान लिया बच्चे, ठीक है। और सार्कोमियर को मैंने क्या बोल दिया कि इट इज द स्ट्रक्चरल एंड इट इज द कॉन्ट्रैक्टाइल एंड फंक्शनल यूनिट हो गया आपकी, कॉन्ट्रैक्टाइल और फंक्शनल यूनिट आपने बता दिया आपको सार्कोमियर को, ठीक। अब इस सार्कोमियर से एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वो क्या क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि सार्कोमियर की लेंथ के बारे में बताओ कि कितने डिस्टेंस को आप सार्कोमियर कह रहे हो। देखिए, तो इस सार्कोमियर दो जेड लाइन के बीच में क्या क्या मिलेगा बताओ, एक तो ये आपको यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या बताओ आपका, ये ए बैंड हो गया, ठीक है। और क्या दिखाई देगा आपको यहाँ पे, और देखिए, तो इसके बगल में ये एक और यहाँ पर ये, ठीक। और ये क्या बताओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको आपने क्या बोला था, आई बैंड बोला था, वेरी गुड, आई बैंड बोला था। और आई बैंड के बीचों बीच क्या जा रही थी, जेड लाइन जा रही थी, यानी इस आई बैंड के जब बीचों बीच जेड लाइन जा रही है तो इस आई बैंड का आधा पार्ट इधर है और आधा पार्ट इधर है, तो ये हो गया I/2 और ये हो गया I/2। चलिए ठीक है, इधर और बात कीजिए, तो ये क्या हो गया बताओ, इधर इसी तरीके से ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको आपने आई बैंड बोला, इसको आपने यहाँ पर आई बैंड बोला, ठीक। और इस आई बैंड में भी क्या मिलेगा आपको बताओ, इस आई बैंड के बीचों बीच कौन जा रही है, जेड लाइन जा रही है, मतलब इतना ये I/2 और इतना ये I/2। चलिए ये हमें समझ में आ गया, यानी एक सार्कोमियर में क्या क्या हो गया बताओ, I/2 इधर का प्लस ये और प्लस I/2, अगर इन तीनों को जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगी, हमारी ये सार्कोमियर की लेंथ हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक हमारा क्या हो जाएगा, ये सार्कोमियर का आपका लेंथ हो गया। चलिए अब ये सार्कोमियर की लेंथ के बारे में एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि सार्कोमियर की लेंथ कितनी होगी, तो आप कह देना आज के बाद क्या कि I/2 प्लस A प्लस I/2, ठीक है। किसी किसी ऑप्शन में आपको ये भी देखने को मिलेगा, उस ऑप्शन में क्या करेंगे बोलो क्या करेंगे कि इस I/2 प्लस I/2 को जोड़कर I कर देंगे, सही भी है, फिजिक्स इतने तो जानते हैं, इक्वेशन सॉल्व करते हैं आप लोग, I/2 प्लस I/2 इक्वल टू I। बताओ ये सही है कि गलत है, तो ये पूरी तरीके से गलत है, ठीक है। क्यों ये गलत है, क्यों इस I/2 को I क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर ये जो I/2 है बच्चे, देखिए थोड़ा गौर कीजिएगा इस पर, ये एक तरफ का जो ये I/2 जिसको आप बोल रहे हो, ये देखो ये I/2 ये किसी दूसरे आई बैंड का I/2 है, और इधर का जो ये I/2 है दूसरे आई बैंड का I/2 है, तो ये दोनों I/2 क्या है, अलग अलग हैं आपके, अलग अलग आई बैंड के हैं, ठीक है। इसलिए इसको सिंपल हम I/2 प्लस I/2 इक्वल टू I नहीं लिखते हैं, बल्कि क्या बोलते हैं कि I/2 प्लस A प्लस I/2। तो केवल यही ऑप्शन आपका सही होगा, अगर ऐसा कुछ लिख कर दे रहा है वो इनको जोड़कर, तो ये गलत है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पर तैयार हो गया, किसके बारे में, सार्कोमियर की लेंथ के बारे में, कि सार्कोमियर की लेंथ कितनी होती है, तो I/2 प्लस A प्लस I/2। चलिए, तो यहाँ पर हमने मायोफिब्रिल से जो जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली, ठीक है। अब इसके अगर स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, हमारे मायोफिब्रिल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ये देखिए, ये आपका ये थिक फिलामेंट, ये यहाँ पर ये थिन फिलामेंट, ये थिन फिलामेंट हो गया, ये थिन फिलामेंट है, ये थिन फिलामेंट है। तो ये जो सारे के सारे जो थिन फिलामेंट हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलली अरेंज्ड हैं, इन थिन फिलामेंट को तो हमने क्या किया, इन थिन फिलामेंट के बीचों बीच क्या पास कर दी, इन थिन फिलामेंट के बीचों बीच हमने पास कर दिया जेड लाइन, और ये जेड लाइन क्या कर रही है बताओ, इन थिन फिलामेंट को होल्ड कर रही है। तो इस तरीके से आपके जो थिन फिलामेंट हैं वो तो स्टेबल हो गए, इस जेड लाइन की वजह से वो तो स्टेबल हो गए, चलिए ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें अपने इस थिक फिलामेंट की, तो उसके साथ भी दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं सर। ये देखिए, थिक फिलामेंट के बीचों बीच किसको पास कराया हमने बताओ, थिक फिलामेंट के बीचों बीच किसको पास कराया आपने, एम लाइन को पास कराया, किसको, एम लाइन को पास कराया। तो ये एम लाइन क्या करेगी, ये जो पैरेलली अरेंज थिक फिलामेंट है इनको वो होल्ड कर लेगी, तो इस तरीके से आपका ये थिक फिलामेंट भी स्टेबल हो गया, ठीक है। लेकिन फिर भी जब आप इसको देखोगे तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो आपकी थिक फिलामेंट है, ये जो थिन फिलामेंट के बीच में बैलेंस करके रखा हुआ है, ऐसे कैसे बैलेंस किया हुआ, देखो लटका हुआ लग रहा है बीच में ना, ठीक है, ये लटका हुआ लग रहा है।
तो अब ये किस तरीके से स्टेबल है, क्यों यहाँ पर बीचों बीच ऐसे ये पड़ा हुआ है, तो उसको हमें समझना पड़ेगा। और इस चीज़ को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि किस तरीके से बीच में स्टेबल है, इसको देखने के लिए हमें इसका थोड़ा और डिटेल्ड स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा इस मायोफिब्रिल का। लेकिन उसके पहले बच्चे, अभी तक जो जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं पहले उसको हम लिख लेते हैं।